नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को इस बात में बड़ी समस्या होती है कि भारत के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, कब कब लड़े गए। तो इसके लिए हम यानी टारगेट फॉर आईक्यू ने यह प्रयास किया गया है कि भारत में लड़े गए सभी महत्वपूर्ण युद्धों को, विदेशी आक्रमणों को एक जगह ही हम पढ़ लें, ताकि ओवरऑल हमको सारा ओवरव्यू एक दो स्लाइड से ही मिल जाए, दो ही पेज में सब कवर हो जाए। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर युद्ध पूछे जाते हैं, पानीपत की युद्ध पूछ लिए जाते हैं, तराइन की युद्ध पूछ लिए जाते हैं, बाबर का युद्ध पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे अंग्रेजों के जो युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, प्राचीन काल के कलिंग की युद्ध के बारे में भी बात हो जाती है, सिकंदर के आक्रमण के बारे में भी बात हो जाती है। तो सारे युद्धों को हम लोगों ने एक ही जगह समेटने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत के जो सबसे प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सके, टैकल कर सके और अच्छा समाधान प्राप्त कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो भारत से संबंधित जो प्रमुख युद्ध थे, प्राचीन काल के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल की जब भी बात होगी तो हम चले जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री बोले तो ईसा से भी पूर्व, यानी ईसा मसीह से 2023, अभी 2023 साल चल रहा है तो 2023 तो यह हो गया। अगर इसके ऊपर बोला जाए कि 100 बीसी तो 2023 प्लस 100। अगर इससे बोला जाएगा ईसा से 500 साल पहले तो 2023 ये चल रहा है, अब प्लस 500 पहले, यानी आज से 2523 साल पहले। ठीक है, तो ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझते होंगे कि आज का जो कैलेंडर चल रहा है उससे भी कितने ईसा पूर्व, उससे भी 400 साल पहले, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। समझ गए बात को? तो जो हम आज बात करने वाले हैं वह बात है जो पहला युद्ध हमको हमारी जानकारी में जो हमारे पास साक्ष्य जो प्राप्त है किताबों में, लिटरेचर में जो हमको मिलता है, जैसे ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार देखें तो जो भारत की जमीन पे जो पहला युद्ध लड़ा गया था वह युद्ध था 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्य युद्ध, जिसे एंशिएंट यानी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका जो टाइम पीरियड था वह 13वीं शताब्दी या इसको ये कहिए कि 1300 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट से भी 1300 साल पहले, यानी कि 2023 यह चल रहा है, प्लस 1300 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 को हटा देते हैं, 2000 साल इधर हो गया, 1300 उधर, आज से करीब करीब 3300 साल पहले, 3323 ईयर एगो यह युद्ध हुआ था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यह डेट जो है संदिग्ध है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। संदिग्ध या डाउटफुल डेट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहां से बस यही पूछा जाएगा कि 10 राज्य युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो यह था सुदास के बीच में हुआ था, और इसके अलावा जो थे 10 कबीले थे, इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। सुदास के जो गुरु थे वह गुरु थे वशिष्ठ। सुदास के जो गुरु थे वह वशिष्ठ थे, और इनके गुरु जो थे वह विश्वामित्र थे। इन्हीं दोनों गुरुजनों ने अपने अपने कबीलों का मार्गदर्शन किया और ये लोग युद्ध लड़े। इस युद्ध का वर्णन जो मिलता है, वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल का 18 हो गया, 33 हो गया और 83 हो गया। 7वें मंडल के 18वें, 33वें और 83वें 83rd श्लोक, ये 3 श्लोक हैं 13वें मंडल में, 7वें मंडल में। ऋग्वेद में तो 10 ही मंडल है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो 18वां श्लोक है, 18th नंबर, 33 नंबर और 83 नंबर, इन तीनों मंत्रों में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध लड़ा कहां था गया था? यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। रावी को उस टाइम पे वैदिक एरा में देखा जाए तो जो नदियां थी इनके कुछ और नाम थे। जैसे झेलम नदी का नाम था वितस्ता, रावी नदी का नाम था पौरुषणी नदी था। ठीक है, पौरुषणी नदी था, यह नदी था। ठीक है, इसी नदी को पौरुषणी नदी बोला जाता था। इसी के किनारे पे 10 जनों का युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो ये एरिया जो पड़ता है, आज का पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया पड़ता है, वहां पे यह युद्ध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रमुख युद्ध था,
अगला जो प्रमुख युद्ध था भारत की जमीन पर वह हाइडेस्पीज का युद्ध था। हाइडेस्पीज युद्ध था जिसे हम लोग इसे ग्रीक भाषा में जो बितस्ता नदी है उसे हाइडेस्पीज बोला जाता था। बितस्ता नदी जिसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, बितस्ता नदी को बोलते हैं झेलम नदी। तो इसे कभी कभी आपसे पूछा जाएगा झेलम नदी का युद्ध कब हुआ था, बितस्ता का युद्ध कब हुआ था, या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, यह युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में, यानी कि आज 2023 चल रहा है, उसमें 326 और जोड़ देंगे इतने साल पहले, यानी कि करीब करीब अगर देख लें तो मोटी मोटा आज से 2350 साल पहले यह युद्ध हुआ था। जीसस क्राइस्ट से 326 साल पहले यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या था, इस युद्ध में आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो थे, अलेक्जेंडर जिनका नाम सिकंदर था, यह ग्रीक, आज का जो ग्रीक है, ईस्ट यूरोप का कंट्री है ग्रीक, ग्रीस जिसे बोलते हैं, ग्रीस जो है वहां का एक छोटी सी रियासत थी जिसे मैसिडोनिया बोला जाता है। मैसिडोनिया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है, आपको सुना देते हैं। हमारे जीवन में भी मैसिडोनियन नॉट होती है। एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि कहा जाता है कि जब सिकंदर अपनी सेना को तैयार करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए निकलते हैं तो कहा जाता है उनसे कि जाओ मंदिर में पूजा करो। प्राचीन ग्रीस में यह परंपरा थी। आप देखे होंगे 300 मूवी जो देखे होंगे जिसमें स्पार्टन थे, 300 जो वॉरियर थे जो लड़ते हैं, मतलब पर्सियन राजा से लड़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि पुजारी उसे मना कर देते हैं कि तुम सेना लेके मत जाओ। तो ऐसा ही केस यहाँ पर भी था। तो जब सिकंदर अपनी सेना लेकर निकलता है तो मैसिडोनिया का जो प्रमुख मंदिर था वहाँ पे जाता है, कहता अब हमको आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं विश्व विजय के लिए। तो वहाँ पे रस्सियों की बनाई हुई एक गांठ रखी थी। गांठ को अंग्रेजी में बोला जाता है नॉट, यही बोलते हैं ना, KNOT, नॉट, यही बोलते हैं ना। तो इसी को बोला। अब मैसिडोनिया जो था सिकंदर का जो था स्टेट था, जिसे हिंदी में मकदूनिया, अंग्रेजी में मैसिडोनिया बोला जाता है। तो पुजारी ने कहा कि जा रहे हो युद्ध जीतने, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस मंदिर में प्राचीन काल से, हमारे मंदिर में हमारे पूर्वजों ने रस्सियों की एक गांठ, नॉट बना कर रखी है, तुम इसे बैठो सुलझाओ। अगर इस नॉट को तुम सुलझा लोगे तब तुम दुनिया जीत लोगे। सिकंदर सोचा अच्छा इसको मैं सुलझाने बैठा तो हो गया मेरा काम। उसने तलवार निकाला और नाट को ऐसे काट दिया, मारा तलवार से। नाट जो थी रस्सी की गांठ 2 टुकड़ों में बट गई। और उसने कहा यही वो समस्या थी जिसकी वजह से मेरे पूर्वज दुनिया नहीं जीत पाए, यह काम मुझे करना पड़ रहा है। यह एटीट्यूड को दिखाता है। ये मैसिडोनियन नाट जो होती है बड़ी फर्जी सी चीज़ें होती हैं, आपके जीवन में हर जगह होगी। तैयारी करेंगे दुनिया भर की समस्याएं आएंगी, यही मैसिडोनियन नाट आपको रोक के रखेंगी, आपको इनसे निकलना पड़ेगा। तो सिकंदर खैर मैसिडोनियन नाट को काट देता है और उसके बाद सेना लेके निकलता है, दुनिया भर के देशों को हराता हुआ आगे आता है, मिस्र के पास आता है। तो वहां एक अलेक्जेंड्रिया शहर बनाता है। अलेक्जेंड्रिया शहर जो नील नदी के मुहाने पे है, जहां पे नील नदी जो है मेडिटेरियन सी में मिलती है, वहीं पर है अलेक्जेंड्रिया शहर। और वहां पे उसने एक लाइट हाउस बनवाया था, अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता था, पानी के जहाजों को सिग्नल देता था कि इधर मत आओ, चट्टाने हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस जो है दुनिया के 7 वंडर में से एक है। तो अब उसके बाद मिस्र को जीतता हुआ, फारस को जीतता हुआ, यानी ईरान वगैरह को जीतता हुआ, अफगानिस्तान के रास्ते हुआ भारत में जब प्रवेश करता है, तो भारत में जब आता है तो भारत में जो पंजाब का एरिया था, झेलम नदी और रावी नदी के बीच का एरिया जो था, उस एरिया के बीच में एक राजा था जिसका नाम था, क्या नाम था, उस राजा का नाम था पोरस। पोरस के साथ युद्ध होता है। पोरस का युद्ध जो था, पोरस के साथ यह बितस्ता नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे जो है यह युद्ध होता है। और इस नदी के किनारे जब यह युद्ध होता है तो इस युद्ध में क्या होता है, यहाँ पे पोरस जबरदस्त अपना पराक्रम दिखाता है। लड़ता हुआ वह तीर वगैरह लड़ने से, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से बेहोश हो जाता है और पोरस को पकड़ लिया जाता है। और इस युद्ध के बाद जब पोरस को पकड़ के राजा के पास लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो वो कहता है जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, मतलब ट्रीट लाइक किंग।
क्या बात थी, दोनों के अंदर एटीट्यूड था। सिकंदर बड़ा इंप्रेस होता है और उसे ऐसे शक्तिशाली शासक की जरूरत थी जो उसे आगे जीतने में मदद करे, तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बितस्ता का युद्ध क्या था, इस युद्ध में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। पोरस इसमें जो है हार जाते हैं और सिकंदर इनसे दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर यहाँ पे डिफीट हुए थे, उनकी सेना का मनोबल गिर गया था। ये तो तय था कि इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि यह युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। सिकंदर के जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में, 326 में यह युद्ध होता है। 323 ईसा पूर्व में मगध, जो आज का पटना है, कहां, पंजाब पाकिस्तान, कहां पटना या बिहार, यहां पे नंद वंश को समाप्त करके नया वंश आ जाता है 323 ईसा पूर्व में, जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जबरदस्त शासन बनाया, मतलब साम्राज्य बनाया और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो जब यह सिकंदर जो है वापस चले जाते हैं तो सिकंदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो भारत से लगा हुआ सिकंदर का साम्राज्य था, उसके जो वारिस बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं सेलुकस, जो कि सिकंदर के एक सेनापति थे। सेलुकस जो थे भारत और आसपास के लगे हुए जो पर्सिया का एरिया है, जो अफगानिस्तान का एरिया है, इस सारे एरिया पे जो था सेलुकस का रूल था। सेलुकस ने क्या किया कि सिकंदर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर हमला कर दिया। और जब सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पे हमला किया तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना पटना से जो है ट्रेन पकड़ लेते हैं, अपनी सेना वगैरह लेके निकल जाते हैं और आ जाते हैं। किस रास्ते से आते हैं, उस रास्ते को बोला जाता है उत्तरापथ, जो पटना से सीधे सीधे नॉर्थ इंडिया से होते हुए दिल्ली के पटना से होते हुए आता है रास्ता, बनारस मथुरा इस सबको करते हुए, बनारस हो गया, मथुरा हो गया, आगरा होते हुए ये रास्ता दिल्ली के किनारे से होते हुए जो आज का करनाल हाईवे है उससे होते हुए, बाघा बॉर्डर से होते हुए ये रास्ता पाकिस्तान होते हुए मुल्तान तक चला जाता था। इसी रास्ते को बोला जाता था उत्तरापथ। शेर शाह सूरी इसी रास्ते को रिपेयर कराते हैं, कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड बन गया। बेसिकली वह उत्तरापथ था। और दक्षिणापथ क्या था, जो साउथ जाने का रास्ता था, कहां से होता था, नर्मदा नदी के किनारे से मध्य प्रदेश को पार करते हुए गुजरात होते हुए फिर वहां से वह साउथ की तरफ चला जाता था, वो दक्षिणापथ था। दो रास्ते जो मेन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उत्तरापथ से अपनी सेनाओं को लेकर पहुंचते हैं, कहां पे, पाकिस्तान पार करते हैं, सिंधु नदी को पार करते हैं। वहां पे सेलुकस के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है इनकी। और जब यह सेलुकस के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को बुरी तरह डिफीट करते हैं 305 ईसा पूर्व में। और इसके बाद सेलुकस जो हार जाते हैं तो अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसे हेलेन भी कहा जाता है, उससे विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में कह लीजिए या गिफ्ट में कह लीजिए, काबुल, कंधार, हेरात है, यह बेसिकली हेरात है, ठीक है, यह हेरान नहीं हेरात है, ठीक है, हेरात और मकरान। हेरात जो है वही एरिया है अफगानिस्तान में जहां गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी हेरात जो है वही एरिया है, करीब करीब बमियान का एरिया इधर ही पड़ता है, हेरात में ही पड़ता है, ठीक है। इधर से ही खिलजी वगैरह भी आए थे। तो ये सारे एरिया पे जो है, ये सारे एरिया जो है दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इतने एरिया पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनको दहेज में मिल जाता है, शादी भी हो जाती है। और साथ ही साथ जो है मेगस्थनीज नाम का एक दूत था जो एम्बेसडर बनकर पटना या पाटलिपुत्र में आता है, जो सेलुकस का एक राजदूत था। यही मेगस्थनीज जो था इंडिका नाम की किताब लिखता है। और इंडिका नाम की जो किताब थी किसने लिखा है, तो आपको कोई कहे कि इंडिया शब्द कितना पुराना अंग्रेजों ने दिया है, तो आप सोचिए कि मेगस्थनीज ने इंडिका शब्द यूज किया था किसके लिए, भारत के बारे में जो जानकारी, भारत के बारे में जो किताब लिखी थी, इंडिका शब्द इस्तेमाल किया था। तो मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। मेगस्थनीज कौन था, सेलुकस का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र यानी पटना जो आज का है मगध साम्राज्य में आया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। उसके पीछे भी बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त की पत्नी प्रेग्नेंट थी तो चाणक्य जो थे जहर से बचाने के लिए अपने सम्राट के बॉडी को इम्यून करते थे। इम्यून करने के लिए क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को पता ही नहीं चला,
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को पता ही नहीं चला, थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में मिलाया जाता था ताकि कल को अगर कोई उन्हें जहर भी दे दे तो उनकी बॉडी जो है अपने को बचा सके। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता थी और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी थाली में से खाना खिला दिया और उनकी पत्नी के गर्भ में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। अब जहर ने असर दिखाया, उतनी उनकी पत्नी की डेथ हो गई। कहा जाता है कि सर्जरी करके उनके बच्चे को निकाला गया और उस बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे जहर की वजह से छोटे छोटे बिंदु बन गए। बिंदु मतलब छोटे छोटे धब्बे बन गए। इसी वजह से उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर्यक वंश का एक शासक था जिसका नाम था बिंबसार। ठीक है। मगध वंश का सबसे पहला, मगध साम्राज्य का पहला साम्राज्य था वो। मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला शासक वर्ग आया था वह हर्यक वंश था मगध का, उसका जो था बिंबसार था। तो बिंबसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा। जहर की वजह से बिंदुसार हुए थे, बिंदु बन गए थे सफेद सफेद, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार के जो बेटे थे वह अशोक थे, यानी कि ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह अशोक थे। और अशोक जो थे जब ये शासक बनते हैं तो अशोक का एक सपना था कि मेरे परदादा भी कलिंग को नहीं जीत पाए थे। कलिंग काफ़ी समृद्ध एरिया था, कलिंग जो था वह काफ़ी समृद्ध एरिया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो दामोदर नदी, गोदावरी नदी से ऊपर का जो एरिया था वो पूरा, गोदावरी नदी के ऊपर का जो एरिया था और बंगाल से नीचे का जो पूरा एरिया था वो क्या था, वो कलिंग का एरिया था। घने जंगलों, रिसोर्स और हाथियों के लिए फेमस था। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कलिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो हम कहेंगे वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के लोग जो थे वहाँ की हाथियों के लिए उसके ऊपर हमला किए थे। तो अशोक का यह सपना था कि मेरे जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य भी कलिंग को कभी नहीं जीत पाए थे, इसलिए मैं इसको जीतूंगा। इसीलिए कलिंग के ऊपर अशोक ने अटैक किया। जो कलिंग का युद्ध था आज से 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में, यानी कि 2000 साल यह हो गया जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, प्लस उसमें 261 और जोड़ेंगे, यानी 2261 साल पहले जो था यह युद्ध हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली को अशोक जीत लेते हैं। बहुत जबरदस्त कत्लेआम होता है जिससे कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध बन गए, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कलिंग युद्ध के कुछ साल पहले ही अशोक बौद्ध बन चुके थे, ऐसा कहना है, मेरा नहीं। जेएनयू के प्रोफेसर हैं आनंद रंगनाथन, ठीक है, उनका कहना है। इसके बाद जो था, कलिंग के युद्ध के बाद जो था मौर्यन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। छोटे मोटे और राज्य आते हैं, जैसे शुंग वंश आ जाएगा, कनिष्क आ जाएंगे, पर्थियन, पल्लव, ये लोग आ जाते हैं, वो थोड़े से माइनर है। इसके बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरता है वह गुप्त पीरियड, गुप्ताज पीरियड, जिसे हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसको गोल्डन हीरा माना जाता है, गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। गुप्त काल के एक शासक थे स्कंदगुप्त। उनके टाइम पे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुड़ों ने अटैक किया। हुड़ जो थे मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। ये जब भारत की तरफ अटैक करते हैं तो भारत में जो था इसको लीड करते हैं, भारत में जो गुप्त वंश के जो स्कंदगुप्त थे, इन्होंने हुड़ों को बहुत बुरी तरह डिफीट किया और बहुत दूर तक इनको खदेड़ कर मारा। यही हुड़ इतने ज़्यादा बर्बर थे कि जब इनकी एक ब्रांच निकलती है तो यह यूरोप तक चले जाते हैं, पूरा रोमन साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जब भारत की तरफ ये हुड़ आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से हराया और डिफीट करने के बाद विजय के स्मृति में, याद में, इन्होंने एक विष्णु स्तंभ बनवाया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, विष्णु स्तंभ क्यों बनवाया गया था? स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ इसलिए बनवाया था कि हुड़ों को पराजित किया गया, उस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। छठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है, नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में। नॉर्थ गुप्ताज पीरियड के बाद जो सबसे मजबूत वंश आता है उसका नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और ये नॉर्थ इंडिया पे रूल करते थे। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो आप नर्मदा नदी को देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर
पूरे भारत को लगभग लगभग आधा आधा बांटते हुए गुजरात के पास जाती है और वहां से वह अरब सागर में गिर जाती है। तो वेस्ट की तरफ जो है नर्मदा नदी बहती है और आधा भारत को उत्तर भारत को अलग कर देती है, दक्षिण भारत को अलग करती है। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन थे और दक्षिण भारत में जो थे चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशियन द्वितीय। तो हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। हर्षवर्धन जब साउथ की तरफ अपना साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, साम्राज्य विस्तार का प्रयास करते हैं, तो नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। कब होता है? 618 ईस्वी में होता है। 618 ईस्वी। देखिए यहाँ से अब हम ईस्वी में आ चुके हैं, इसके पहले हम बीसी में थे, यहाँ पर हम बिफोर क्राइस्ट थे, अब एडी में आ गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम एडी में आ गए हैं। ठीक है, एनो डोमिनी जिसे बोला जाता है, यानी कि इरा ऑफ गॉड, जिसे हम इस इरा ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इस इरा में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध होता है जिसमें पुलकेशियन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को बुरी तरह हरा देते हैं। और इस बात का वर्णन जो होता है ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ऐहोल शिलालेख में किस बात का वर्णन मिलता है? कैसे हराया गया था हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा इसके बारे में जानकारी। आगे चलते अब हम मध्यकाल आ गए। हर्षवर्धन के बाद जो आ जाता है हमारा मध्यकाल का पीरियड आ जाता है। मध्यकाल के पीरियड में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मध्यकाल के पीरियड में हर्षवर्धन के बाद भारत की जो है सेंट्रल पावर खत्म हो जाती है, छोटे छोटे राजपूत शासक आ जाते हैं। इसी दौरान जो था मध्यकाल में, जब इधर हमारा हर्षवर्धन का पीरियड चल रहा था, तो अरब में इस्लाम का उदय हो चुका था। अरब लोग एक संगठित शक्ति बन चुके थे। तो अरब शासकों में से ने, अरब के खलीफाओं ने भेजा किसको? मीर कासिम को भेजा। मीर कासिम जो है सिंध पर अटैक करते हैं। कहा जाता है कि अरब के कुछ जहाज़ों को सिंध के पास लूट लिया गया था, तो अरब के लोगों ने कहा कि सिंध के राजा उन पर कार्रवाई करें। ये बोलते हैं कि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, कैसे कर सकता था? सही भी आता है, इसके पास नेवी भी तो होनी चाहिए समुद्री डाकुओं को पकड़ने के लिए। अब जैक स्पैरो किसी के हाथ थोड़े ना आता है। तो फिर अरब ने कहा कि हम जब है अब सिंध के राजा के ऊपर हमला करेंगे। तो मीर कासिम जो है आ जाते हैं, अपनी सेना लेकर सिंध के ऊपर अटैक करते हैं। और ये पहला सफल जो था यह अरब आक्रमण था 712 ईस्वी में। सिंध पर जब मीर कासिम अटैक करते हैं, राजा दाहिर पराजित होते हैं, मारे जाते हैं। सिंध के ऊपर जो है कब्जा हो जाता है किसका? मीर कासिम का। और इसके बाद क्या होता है? मीर कासिम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर जजिया अप्लाई करते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा कि सिंध के ऊपर जो है सबसे पहली बार जजिया अप्लाई किया गया था। भारत में अगर जजिया कर कहीं पे, यानी एक तरह का धार्मिक कर था कि नॉन मुस्लिम को अगर अपने धर्म को फॉलो करना है तो उसे जजिया टैक्स देना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा। यह सिंध पर सबसे पहली बार कासिम ने अप्लाई किया। इसके अलावा देखा जाएगा जौहर की जो परंपरा, तो सबसे पहले दाहिर की पत्नी ने ही जौहर किया था, जो इसका वर्णन जहां तक मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो समय बीतता रहता है, इसके बाद जो है भारतीय शासक सफलतापूर्वक कम से कम 300-400 साल तक सामना करते हैं। लेकिन इसके बाद महमूद गजनवी नाम का एक शासक आता है जो अफगानिस्तान से आता है। और ये जो थे तुर्क शासक थे महमूद गजनवी, ये सोमनाथ पे अटैक करते हैं 1025 ईस्वी में। 1025 की दिसंबर में अटैक करते हैं, लूटपाट करके जनवरी 1026 में चले भी जाते हैं। सोमनाथ के मंदिर पे जब अटैक करते हैं तो वहां का शासक जो था भीमदेव प्रथम था, वह भाग जाता है। और इसके बाद महमूद गजनवी सोमनाथ पर खूब लूटपाट करते हैं, बहुत ज्यादा धन संपदा लेकर यहां से जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सफल तुर्क आक्रमण, दूसरा शक्तिशाली जो तुर्क आक्रमण हुआ था, वह मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी जो थे यह भी अफगानिस्तान से ही संबंधित थे। यह जब मोहम्मद गोरी दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो उस समय भारत के ही कुछ शासक जो थे, भारत के क्या, वो जो भारतीय रियासतों के जो शासक थे, जयचंद जैसे लोगों ने उसकी मदद किया था, निमंत्रण दिया था। तराइन के पहले युद्ध में क्या होता है? तराइन के पहले युद्ध में जो अजमेर और दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के तोमर राजा थे और पृथ्वीराज चौहान बेसिकली उनके नाती थे जो अजमेर के थे। तो इन्होंने दिल्ली का शासक इसको बना दिया। दूसरे रिलेटिव जो थे वो जयचंद भी थे, तोमर शासक के। तो जयचंद को बुरा लगा कि मैं भी उनका रिश्तेदार हूँ, पृथ्वीराज भी तोमर शासक का रिश्तेदार है, तो उन्होंने कैसे उसे दिल्ली दिया, मुझे भी दे देते थोड़ा बहुत। तो नाराज था, इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा जलन थी।
तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन, हरियाणा के पास तराइन है, भटिंडा के पास है। भटिंडा आप लोग नाम सुने होंगे, भटिंडा जिला जो है उसी के आसपास जो है तराइन है। तराइन के युद्ध में, ये युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है डिफीट कर देते हैं किसको, बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को डिफीट करते हैं। मोहम्मद गोरी को जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे बचाकर ले जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये पार्टी कर रहे होते हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, यानी कि ये संयोगिता से विवाह वगैरह करते हैं और जयचंद के साथ और ज़बरदस्त लड़ाई इनकी हो जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद गोरी क्या कर रहा है। मोहम्मद गोरी 1 साल तक बिस्तर पे नहीं सोया था। यह इस हार के बाद मोहम्मद गोरी तैयारी करता है, 1 साल तक बिस्तर पे नहीं सोता है। उस कपड़े को रोज पहनता था जिस कपड़े को वह पहनकर युद्ध लड़ा था और घायल हुआ था। वह अपने आप को बहुत स्ट्रांग करता है, तैयारी करता है, और इसके बाद जो है फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध का लड़ने के लिए वह अच्छी खासी सेना लेकर आ जाता है। 1192 में 1 साल के अंदर 80,000 की घुड़सवार सेना लेकर आता है। और इस बार मोहम्मद गोरी कमज़ोर भी हो चुके थे, इनके कुछ खास सेना नायक भी मारे जा चुके थे तब तक। तो मोहम्मद गोरी बहुत भयंकर युद्ध होता है। अंततः पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है मारे जाते हैं और इसके बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, मोहम्मद गोरी का। और दिल्ली पे जब मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है तो जो दूसरी शक्तियां थीं उन्हें भी कुचलना जरूरी था। दूसरी जो प्रमुख शक्ति थी वह खुद जयचंद थे। जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 में। चंदावर 1194 में, इस युद्ध में जयचंद की भी हत्या हो जाती है और इसके बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था जो दिल्ली पर दावा करता। अब जो है दिल्ली पर नया शासनकाल अप्लाई हो जाएगा, सल्तनत पीरियड। मोहम्मद गोरी जो है वह 1196 के आसपास चला जाता है। चंदावर के युद्ध के बाद वह चला जाता है और यहाँ का जो प्रशासन देखने की जिम्मेदारी अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। लेकिन लास्ट में जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है, पंजाब यानी आज का पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ पे खोखर जाति के कुछ लोग थे। जब मोहम्मद गोरी उधर से गुजर रहा था तो उसने बहुत अत्याचार किया था उस जाति के ऊपर। लेकिन जब दोबारा आते हैं तो खोखर जाति के किसी नवयुवक ने मोहम्मद गोरी को जंग लगा चाकू मार दिया, फिर उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो वो मर जाता है मोहम्मद गोरी। तो इसके बाद मोहम्मद गोरी का जो भाई था, जो गजनी का शासक था, उसने क्या किया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि ठीक है तुम भारत का साम्राज्य संभाल लो, कोई बात नहीं। और इसके बाद जो था 1206 में, ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। तो सल्तनत पीरियड का पहला शासक जो वंश था वह गुलाम वंश बना। गुलाम वंश के बाद जो था वह खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश के बाद क्या आ जाएगा, तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश के बाद क्या आ जाएगा, सैयद वंश आएगा। और सैयद वंश के बाद आएगा लोदी वंश। ये लोदी वंश, ठीक है, ये टोटल जो ये 5 हैं, इन्हीं 5 को बोला जाता है सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल बोला जाता है इसको। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1206 से लेके 1526 में जो था 1526, इसी समय पानीपत का पहला युद्ध होता है और बाबर जो है सल्तनत पीरियड को खत्म कर देते हैं और मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो यहां तक यह हो गया। जयचंद के मारे जाने के बाद जो था, इसी मोहम्मद गोरी का एक और सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। यह अपनी सेना लेकर बंगाल और बिहार को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। और जब यह नालंदा के पास पहुंचता है तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगा दी और उसको पूरी तरह से जला दिया। और यह घटना होती है 1196 माना जाता है और जला दिया, ठीक है, पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को उसने जला दिया। सल्तनत पीरियड की एक और घटना होती है जब तुगलक वंश का आखिरी शासक था उस समय 1398 में। तो खुरासान साइड से एक आता है बंदा, उसका नाम था तिमूर या तैमूर, जो लंगड़ा था। वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपना एक गिरोह बना लेता। बेसिकली वो चोर था, सच यह है, चोरी करके भाग रहा था। तो वहाँ पे जो था उसकी समरकंद उसकी राजधानी थी। तो समरकंद का जो कोतवाल था तीर मार दिया, और तीर मार दिया, उसके पैर में तीर लग गया।
अच्छे से इलाज हुआ नहीं, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी ना, अच्छे से इलाज नहीं हुआ, फिर वो लंगड़ाने लगा, तो अब उसका नाम तैमूर लंग नाम रख पड़ गया। ठीक है, तो तैमूर का आक्रमण, तैमूर जो था बेसिकली चोर था, बाद में इसने अपना एक गिरोह बनाया, उस गिरोह ने थोड़े बहुत एरिया को कब्जा किया, और जब थोड़े बहुत एरिया को कब्जा किया तो एरिया बढ़ता गया, बाद में इसने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना लिया। भारत पे जब यह अटैक करता है 1398 में, तो भारत में जो था तुगलक वंश का पीरियड चल रहा था, और अंतिम शासक जो थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। इन्हीं के पीरियड में दिल्ली पे अटैक करता है, बहुत ज़्यादा, कोई भेदभाव नहीं करता है, दिल्ली के जितने मुसलमान थे, जितने हिंदू थे, सबको पकड़ के सबको बराबर काटता है, कहता है नाली में सबका खून लाल है, एक समान बहना चाहिए, सबको बराबर काटता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, दिल्ली को बुरी तरह लूटता है, लूटपाट करते हुए हरिद्वार के रास्ते होते हुए हरिद्वार को भी लूटता है, फिर घूमकर वह आगे निकल जाता है अपने देश। इसके बाद जो है तुगलक वंश जो है इतना कमजोर तो था ही, उसके बाद नष्ट ही हो जाता है। फिर उसने क्या किया, तुगलक क्या नाम है, तैमूर ने अपने एक सेनापति को शासन संभालने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, और इस एरिया का उत्तराधिकारी अपने बेटे शाहरुख को घोषित किया, और उसका एक सहयोगी था तैमूर का, जिसका नाम था खिज्र खां, यही जो है इधर का एरिया संभालता है। बाद में जो है वही सैयद वंश की स्थापना करता है, और सैयद वंश के बाद जो है फिर से हमारा लोदी वंश आ जाता है। और लोदी वंश में दो प्रमुख शासक थे, एक सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया था, और दूसरा जो था इब्राहिम लोदी, जो आखिरी लोदी शासक था। और इसी के साथ 1526 में अगला युद्ध जो है पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिस युद्ध में बाबर जो आते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध होता है। भारत में पहली बार तोप और बंदूक और बारूद का इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया। इब्राहिम लोदी वह युद्ध करते हुए वीरों की तरह, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सूरवीर की तरह पराक्रम दिखाते हुए युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और अंततः दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, बाबर का अधिकार हो जाता है। बाबर का जब यह अधिकार दिल्ली पे हो जाता है, तो भारत के जो राजपूत शासक थे, जिनका नाम था राणा सांगा की भी नज़र दिल्ली पे थी, और राणा सांगा बहुत ही मजबूत शासक थे। और इसी समय क्वेश्चन पूछा जाता था कि जब बाबर भारत में आए थे तो विजयनगर में कौन राजा था, तो विजयनगर में उस समय राजा कृष्णदेव राय थे, वही उस समय राजा थे, बड़े फेमस राजा थे। तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानी आप अक्सर पढ़ते ही होंगे, सीरियल भी आया था, वो भी देखते होंगे। तो अब इसके बाद जो था, अब बाबर का मुकाबला होता है किससे, राणा सांगा के साथ। खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। एक बड़ा सा भारी सा ज्योतिष से आया था, उसने बोला था कि बाबर यह युद्ध वगैरह नहीं जीतेंगे। तो बाबर की जो दादी थी उसने एक लेटर लिखा था, उस लेटर को बाबर पढ़ता है, कहता है कि मेरे सूरवीर सैनिकों, मेरे वीर सैनिकों, मेरे बहादुर सैनिकों, अगर तुम यह जंग लड़ते हुए शहीद हुए तो खुदा तुम्हें जन्नत बख्शेगा, और अगर तुम यह युद्ध लड़ते हुए जीत जाओगे तो भारत की धन दौलत मिलेगी। क्या बात है। इसी बात को बहुत पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कहा गया था, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि जीतोगे तो भारत भूमि का भोग करोगे। तो बात वही थी, लगता था बाबर ने उसको पढ़ लिया था, भगवत गीता जो भी है। इसके बाद जो था बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा जो है युद्ध हार जाते हैं, बाबर वहां पे यह युद्ध जीत लेता है। बाबर यह युद्ध जीतने के बाद अगला युद्ध जो था वह मालवा के राजा जो थे मेदनी राय, उनके साथ होता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में जो था कंप्लीटली जो सबसे शक्तिशाली बचे हुए शासक थे मेदनी राय, वह भी हार जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के मजबूत शासक थे, यानी राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और मेदनी राय। इनको हराने के बाद एक एब्सोल्यूट पावर के तौर पे बाबर जो है दिल्ली में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528। इसके बाद यहीं पे नहीं मामला रुकेगा। जो इब्राहिम लोदी जो था वो अफगान था, और ये अफगान जो थे दिल्ली से जो भाग गए थे अफगान, लेकिन अगर हम देखें तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन में, जौनपुर के रीजन में अफगानों का ही शासन था। दिल्ली और आसपास का एरिया तो बाबर ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अफगान अभी भी उधर थे, और अफगान के अंदर यह फीलिंग थी, यह भावना थी कि हमारा इब्राहिम लोदी मारा गया लेकिन हम कमज़ोर नहीं, हम बाबर को उखाड़ फेंकेंगे, फिर से दिल्ली लेंगे। फिर इसके बाद एक युद्ध होता है अफगान और बाबर के बीच में,
में, जिसमें बाबर ने घाघरा का युद्ध किया और घाघरा के युद्ध में 6 मई 1529 में उनको डिफीट कर दिया और अफगानों को पूरी तरह से डिफीट कर दिया और अब्सोल्यूट पावर के रूप में इस्टेब्लिश हुए। लेकिन बाबर इसके बाद ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहे और बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में। कहाँ पे डेथ होती है? आगरा में डेथ होती है। ठीक है, आगरा में उनकी डेथ होती है और आगरा में डेथ हो जाती है और उन्हें आगरा में ही दफना दिया गया। बाद में उनकी बड़ी इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, बाद में उनके अवशेषों को ले जाकर काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो बाबर की लिखी हुई किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई जबरदस्त किताब है। ठीक है, तो बाबर ने बहुत बढ़िया किताब भी लिखी थी, बहुत ही अच्छी किताब है। तो मतलब ये दिखाता है कि बाबर योद्धा ही नहीं, एक बढ़िया राइटर भी थे। जो भी है, आगे चलते हैं। आगे जब बाबर की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे बनते हैं हुमायूं, शासक बनते हैं। जब हुमायूं शासक बन जाते हैं तब क्या होता है? हुमायूं जब शासक बनते हैं तो फिर इसके बाद अभी भी अफगान शक्तियां कमजोर नहीं पड़ी हैं। अफगान शक्तियों का एक नया लीडर आता है, शेर शाह सूरी, शेर खान जिसे नाम से जानते हैं। शेर खां और हुमायूं के बीच में क्लैशेस यानी लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक लड़ाई होती है चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में 1539 में, 25 जून 1539 1539 में यह युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। करमनासा नदी के किनारे यह चौसा नाम की जगह पड़ती है बिहार में। ठीक है, इसके बाद बिलग्राम या एक कन्नौज है भैया, ये कन्नौज है। ये कन्नौज किस चीज़ के लिए फेमस है? कन्नौज जो फेमस है वह इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज यह यूपी में पड़ता है। यहाँ पे एक युद्ध होता है बिलग्राम या कन्नौज में। यह 17 मई 1540 को यह युद्ध होता है। इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में एक जबरदस्त युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और हुमायूं को भारत छोड़कर ही भागना पड़ा। भागते समय जो था यह अपने पत्नी हमीदा बानो को जो है अमरकोट के महल में छोड़ जाते हैं। अमरकोट के राजपूत राजा जो थे, वीरसाल थे, उनके यहाँ छोड़ जाते हैं और वहीं पे अकबर द ग्रेट का जन्म होता है, राजपूत शासक अमरकोट के किले में। और हुमायूं उस समय जो थे वो भाग जाते हैं सिंध होते हुए, बाद में फारस चले जाते हैं, फारस के शाह से मदद लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध होता है और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। मछीवाड़ा के युद्ध के बाद, सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध के बाद 1555 में जो था हुमायूं की डेथ हो जाती है। इसके बाद 1556 में जो था, ठीक 1556 में डेथ होती है। उसी के बाद जो है अकबर शासक बनते हैं और अकबर जो थे अभी बाहर ही थे, पंजाब में सरहिंद के आसपास कहीं थे। दिल्ली पर रेवाड़ी यानी हरियाणा का एक छोटा सा शहर है गुड़गांव, रेवाड़ी, वहाँ से एक बंदा आता है हेमू नाम का, जिसको अफगानों का सपोर्ट था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ेंगे अकबर जब इसके साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं तो क्या होता है, दूसरा युद्ध जब ये लड़ते हैं तो उस युद्ध में हेमू जो है बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। एक ऐसा तीर होता है जो उनकी आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से हेमू बेहोश हो जाते हैं और हेमू जो है पकड़ लिए जाते हैं और हेमू का वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यहीं पर अकबर जो है उसकी गर्दन पे तलवार रखकर गाजी की उपाधि लेते हैं और हेमू को, बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे, उन्होंने हेमू को मार दिया और पानीपत का कंप्लीट युद्ध अकबर ने जीता और दिल्ली पर उनका कंट्रोल हो गया, कब्जा हो गया। इसके बाद अकबर जब शासक बन जाते हैं तो अकबर के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर आता है वह मेवाड़ के शासक राणा प्रताप की तरफ से आता है। तो राणा प्रताप के साथ एक युद्ध होता है अकबर का, उस युद्ध को हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में, 18 जून 1576 में लड़ा गया। इसमें अकबर जो थे युद्ध के मैदान में नहीं गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राणा प्रताप और अकबर के सेनापति जो थे मान सिंह, और इनके अलावा मान सिंह के नीचे जो कमांडर थे वो आसफ खां थे। इन दो लोग जो थे अकबर की तरफ से बड़े सेनापति थे और राणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में जबरदस्त लड़ाई होती है। इस युद्ध के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का धड़ा मानता है कि अकबर को विजय मिली, सामान्य तौर पर यही माना जाता है। कुछ नए इतिहासकार मानते हैं कि वह युद्ध जो है उसमें राणा प्रताप को विजय मिली थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि यह युद्ध अनिर्णित रहा, इसमें किसी को भी निर्णायक स्थिति नहीं मिल पाती है, लड़ाई चलती रहती है।
इसके अलावा मध्यकाल का एक और युद्ध था जो साउथ इंडिया में लड़ा गया था, जिसमें हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य के जो स्टेट थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार जो था वह नहीं शामिल था। 5 स्टेट थे बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। तो 4 स्टेट जो थे इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पे हमला किया। विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, राजा राम राय थे, इनके ऊपर जो है हमला करते हैं और ये चारों स्टेट मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराते हैं। असली लड़ाई जो थी विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता से थी, क्योंकि विजयनगर के पास जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो था एक एरिया है विजयनगर साम्राज्य के पास, जिसको बोला जाता है रायचूर का दोआब। रायचूर के दोआबे के लिए यह लड़ाई हुई थी, इसी के लिए हमेशा ये सारे स्टेट लड़ते रहते थे। तो इसको जो है विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाता है इस युद्ध के बाद। इस युद्ध का नाम था राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी। ये बनीहट्टी का युद्ध था, बनहट्टी का युद्ध था। इस युद्ध को 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया। 23 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जनवरी को ही बर्थडे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस युद्ध के बाद जो था विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है मिडिवल हिस्ट्री के इतने ही प्रमुख युद्ध हैं जिनसे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो है बिहार पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, सारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुके हैं। बिहार पीसीएस का जो अभी मेंस होने वाला है उसके लिए पूरा का पूरा जीएस और लॉ का पैकेज हम लोग दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से टारगेट फॉर IQ ऐप डाउनलोड करके हमारे रिसोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं, नोट्स और दूसरे संसाधनों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में किए गए प्रमुख युद्धों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।